सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री का भी, लेकिन उसने आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को मंत्री न बनाए जाने की सलाह दी। आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को मंत्री न बनाने से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। इस फैसले की अहमियत और इसका असर क्या होगा, यही है हमारी पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को केंद्र और राज्य में मंत्री नहीं बनाना चाहिए। हालांकि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का विशेषाधिकार है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वे आपराधिक, भ्रष्टाचार करने वाले और कानून तोड़ने वालों को मंत्री न बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 75(1) में अयोग्यता संबंधी कोई नियम नहीं जोड़ा जा सकता है और इसे प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में गहरा विश्वास रखता है और उनसे उम्मीद करता है कि वे जिम्मेदारी के साथ संवैधानिक दायित्वों को निभाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे किसी आदमी को जिनके अगेंस्ट में चार्जशीट सबमिट हो गया हो गंभीर मामले में, या कॉन्वियंस ले जा चुका हो या चार्ज फ्रेम हो चुका हो, उन्हें मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करें। संविधान के जानकार मानते हैं कि इसे कोर्ट का आदेश ही समझना चाहिए, क्योंकि यह अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर आया है, जिसमें कोर्ट डिक्लेरेशन ही देता है। मैं इस फैसले को सलाह के तौर पे नहीं पढ़ता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से उनके ऊपर ये प्रतिबंध स्थापित होता है कि वो प्रजातंत्र की रक्षा करें, पब्लिक मोरालिटी की रक्षा करें, पब्लिक ट्रस्ट को निभाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी 14 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। मौजूदा कैबिनेट में 13 और 14 मंत्री ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार कहती चली आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मशवरा भी बहुत अहमियत रखता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के विचार का सरकार पालन करे और जितनी जल्दी करे उतना अच्छा होगा। कोर्ट ने अगर एक बार कहा ये, तो प्रधानमंत्री को और सबको, हम सबको, सब राजनीतिक दलों को इसको जो है गंभीरता से इस पे सोचना, विचार करना और कार्य करना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का ये फैसला कि उनके विवेक पर छोड़ दिया, तो प्रधानमंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से विवेकहीन या अविवेकपूर्ण आचरण की हम अपेक्षा नहीं करते। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ है और कोर्ट का फैसला उसी के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये उसी तरफ का डिसीजन है कि जल्द से जल्द निर्णय होने चाहिए। कन्विक्शन के बाद तो किसी को भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। 2004 में याचिकाकर्ता मनोज नरूला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री बनने से रोकने का आदेश देने की अपील की गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन पुनर्विचार याचिका दायर होने पर कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को भेज दिया था। प्रणव गोस्वामी के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो कुछ कहा, इसके मायने क्या हैं और अलग अलग राज्यों में सरकारें और केंद्र में शासित सत्ताधारी दल इस पूरे फैसले को किस नजर से देखता है और कैसे अमल में लाने के लिए वो तैयार है या फिर उससे अलग खड़ा होता है, समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं जो मेहमान का मैं परिचय करा दूं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली अनवर साहब, जो कि जेडीयू के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। कांग्रेस से दीपक अमीन है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय गोयल हमारे साथ हैं, बीजेपी के सांसद। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ हैं, जो कि कानूनविद हैं और साथ ही साथ राज्यसभा में सांसद हैं। तो तुलसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में तुलसी साहब आपसे ही समझना चाहूंगा, क्योंकि इस फैसले को दो नजरिए से लोग देख रहे हैं, आप इसको बेहतर समझा सकते हैं। ये सिर्फ एक सलाह भर है, नेक सलाह भर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कहीं एक तरीके से डायरेक्टिव की पोजीशन पे दिख रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र के सत्ताधारी दल को?
मैंने जजमेंट पढ़ी तो नहीं है, मगर जो भी मीडिया में अवेलेबल है जी। उससे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दी, एडवाइस दी है। डायरेक्शन इसलिए नहीं दी क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है कि डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन पे ही हो सकती है जी। मगर उन्होंने एडवाइस दी है कि सिविल सर्वेंट जिसके खिलाफ चार्जशीट होती है उसको ना प्रमोशन दी जाती है, ना उसको अगर रिक्रूटमेंट के अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसके खिलाफ कोई केस है तो अपॉइंटमेंट भी नहीं की जाती। तो ये एक एनोमलस सिचुएशन होगी, मगर उन्होंने ये डायरेक्शन नहीं दी है क्योंकि ऐसी डायरेक्शन जो है एक तो वो कानून के विरुद्ध होती है जी बिल्कुल, और दूसरा एक संविधान में प्रिंसिपल है कि हर एक नागरिक is presumed to be innocent. There is a presumption of innocence जब तक उसको दोषी करार ना दिया जाए बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो इस केस में उन्होंने यही प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है कि कन्विक्शन हो जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी, मगर ये सुझाव दिया है प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को जी कि आप इसके बारे में विचार करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर आप देखें कि किस तरह का केस है, किस तरह का एविडेंस है, कितनी देर से पेंडिंग है, क्यों फैसला नहीं हुआ, एटसेट्रा। तो ये जो एक तो प्रॉब्लम ये है कि 10-10 साल 15-15 साल मुकदमों का फैसला होता नहीं है, तो एक इंसान की ज़िंदगी ही निकल जाएगी इसके इंतज़ार में। तो उसका अगर फैसला नहीं होता तो नुकसान जो है नागरिक को नहीं हो सकता। राइट, ये तो जो हमारी प्रणाली है उसको सुधारने की आवश्यकता है। जी जी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें सिर्फ कन्विक्शन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होगी मंत्री रहने की, मंत्री बनने की या रहने की, और जब तक कन्विक्शन नहीं होती है तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर और इस सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के ऊपर विचार कर सकते हैं कि किस अगर उनको लेना चाहिए किसी को, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो पब्लिक मैन हैं उनके खिलाफ पॉलिटिकल केसेस होते हैं। दोनों तरह की बातें हैं कि उनमें पॉलिटिकल मॉरलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। 15 साल केस चलता है और अगर वो बरी हो जाता है और उसको हटा दिया जाए तो उसके अधिकारों का हनन भी है, और दूसरी ओर ऐसे शख्स जिनको सजा भी हो रही है और 15 साल तक मंत्री पद पर रहे तो फिर उन्होंने किस तरीके से उस पद का दुरुपयोग किया, क्या उस काबिल थे, दोनों बातें हैं। मैं अब लौटूंगा बीजेपी के पास। गोयल साहब, सुप्रीम कोर्ट का सलाह, मैं कहूं नेक सलाह, कैसे से पार्टी देखती है और पार्टी का नजरिया इस सलाह को लेकर क्या दिखता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं सुनाई है, एडवाइस भी दी है, तो भी मैं समझता हूं कि वे सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस पक्ष में रही है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति के अंदर नहीं आए, और पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में कठोर कदम उठाए हैं, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो उससे पहले उसको अपने खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे हैं उसकी जानकारी देंगी। मैं तुलसी जी की बात से सहमत हूं कि संविधान के अंदर, चाहे वो अनुच्छेद 75(1) हो या कोई और हो, उसके अंदर तो कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जिसके अंदर अगर कोई चार्जेस लगे हैं तो उसके आधार के ऊपर ही किसी को मंत्री पद से हटाया जा सकता है या उसको मंत्री पद नहीं होना चाहिए। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कम से कम कोई भी देश में प्रधानमंत्री बने या किसी की भी सरकार आए, उसके प्रधानमंत्री तो ये देख ही सकते हैं कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं है, चाहे उसको कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई है, किंतु ये उनके विवेक पर ही आधारित होगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैंने कहीं पढ़ा कि 13-14 ऐसे लोग हैं जो कि अभी हमारी एनडीए की सरकार के अंदर जिनके ऊपर मुकदमे हैं, पर वो सिर्फ मुकदमे हैं। और वो किस तरह के मुकदमे हैं? वो धारा 144 तोड़ने के भी मुकदमे होंगे तो वो भी इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। और बिल्कुल ये सही बात है कि कई बार आदमी के ऊपर केवल चार्जेस लगे हैं, और चार्जेस के आधार पर ये नहीं माना जा सकता कि वो व्यक्ति दोषी है। और यहाँ तक कि अपील करने की भी, जहाँ तक एक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्रता है,
तब भी उससे पहले ये नहीं आप कह सकते हैं कि भाई कन्विक्शन हो गई है। नहीं गोयल साहब, इसलिए आपकी कई बात बार आपने देखा होगा कि लगातार मुकदमे चलते रहते हैं, लगातार मुकदमे चलते रहते हैं। यही बात तमाम और कई राजनीतिक लोग दल कहते सिर्फ हैं। मुकदमे चलने के कारण ही उनको तो एक तरह से पनिशमेंट हो जाती है। अगर आप उदाहरण के लिए देखेंगे तो मदन लाल खुराना जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के केस के अंदर, हवाला केस के अंदर लगातार उनके मुकदमे चले, किंतु उसके बाद उसमें से कुछ निकला नहीं है, किंतु उनको एक तरह से उन्होंने स्वयं पद छोड़ा। चलिए, लेकिन गोयल साहब, किंतु जो उनकी आप कह रहे हैं कि एक नेक सलाह है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप मैं जहां तक समझता हूं पार्टी इस पर जो है एक मत है या पार्टी की राय है। मैं लौटूंगा कि इसे लागू करने में अलग अलग पार्टियों का रोल क्या होगा और किस तरीके से उन पर आरोप लग रहा है, मैं इस पर आऊं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की क्या राय दिख रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े हैं, मैं देख रहा था नेशनल इलेक्शन वॉच की ओर से, जो कि एफिडेविट शामिल करता है, जो अलग अलग सांसद बनते हैं या फिर मंत्री मत बनाए जाते हैं, कोई भी पार्टी इस रोग से अछूती नहीं है। क्रिमिनल केसेस भी हैं और सीरियस केसेस भी हैं। आंकड़ा 10 से लेकर 38% तक है कैबिनेट में जो मंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों में। क्या होना चाहिए अविन साहब? सबसे पहले तो कविन जी, कांग्रेस पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है, जो सलाह दी है, उससे पूर्णतः सहमत है। ये हम सब पार्टियों को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने खास प्रधानमंत्री की तरफ जो टिप्पणी दी है, एडवाइस दी है, उसे प्रधानमंत्री को और अभी की जो सरकार है उसे एक्स्ट्रा सीरियसली लेना चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री के विवेक पे ये छोड़ दिया है, तो ये विषय कांग्रेस पार्टी की नज़र से बहुत गंभीर है, क्योंकि उनका विवेक जो हमने गुजरात मॉडल में देखा है, गुजरात में भी उनके कन्विक्टेड और जेल में गए हुए मंत्री उनके अभी भी मंत्रिमंडल में हैं। चाहे अब केंद्र में भी देखिए, आपने अभी आंकड़े कुछ दिए हैं, मैं भी आपको आंकड़े दे सकता हूँ। इनके 387 उम्मीदवारों में से 126 पे सीरियस केसेस हैं और 78 पे सीरियस केसेस हैं, और इनके मंत्रिमंडल में 13 हैं ऐसे जो जिनके ऊपर केसेस हैं और 8 पर सीरियस हैं। और सीरियस मतलब इस प्रकार के जो विजय गोयल जी कह रहे हैं कि छोटे मोटे हैं, ऐसे नहीं है, सीरियस हैं, बलात्कार के हैं, सीरियस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के। तो आप गंगा को साफ करने के लिए निकल रहे हैं, पहले आप अपनी पार्टी को और अपने मंत्रिमंडल को साफ करिए, फिर बाकी जगह की आप साफ सफाई की बात करिए। मैं इसका जवाब गोयल साहब से लूं उससे पहले, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या यहां पर सी फार्मूले के तहत अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि जो मंत्री वहां पर शामिल हैं उनको कांग्रेस हटाने जा रही है? देखिए, ऐसा है कविन जी, आप अगर कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 सालों की कार्यशैली को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने करप्शन के इशू को बहुत ही गंभीरता से और सीरियसली लिया है। चाहे कोई भी आप इशू उठाइए, आप जब यूपीए की सरकार थी तब चार्जशीट बने उसके पहले ही जब आरोप लगते थे तभी हमने हमारे कई सारे मंत्रियों को हटाया था। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से कोई एक नाम आप मुझे ऐसा दीजिए जिनके ऊपर आरोप लगाया हो और जिनको उन्होंने हटाया हो, एक नाम आप मुझे दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में एक मिनट, आप अशोक चौहान जी की बात करिए, वहां पे कोई चार्जशीट नहीं है। उनको हमने चीफ मिनिस्टर के पोजीशन से चार्जशीट हुई उसके पहले निकाला। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसा कोई व्यक्ति नाम यहाँ दे दीजिए जिनको उन्होंने निकाला है। आरटीआई का जो लॉ है वो कांग्रेस पार्टी लाई है। लोकपाल हम लोग कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार लाई है। और आप प्रधानमंत्री के विवेक की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विवेक लोकपाल की तरफ गुजरात में क्या हुआ आपने देखा है? चलिए, लेकिन मैं इतिहास में नहीं, मैं भविष्य की ओर बढ़ना चाहता हूं। और अली अनवर साहब, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार बिहार में है, वहां के भी आंकड़े सबके सामने हैं। कहीं का आंकड़ा मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूं, मैं किसी एक दल को कहूं, एक राज्य को कहूं कि कोई अछूता ऐसा नहीं है। एवरेज 13 से लेकर 38% है मंत्री पद में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं। किस तरीके से आपकी पार्टी देखती है और क्या इस नेक सलाह को आप सबसे पहले एक नई नजीर के तौर पर पेश करेंगे अपने राज्य में जहां सत्ता में है? देखिए सचान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से बॉल को प्रधानमंत्री जी के कोर्ट में डाल दिया है और उनकी जवाबदेही बढ़ गई है और उनके लिए ये अच्छा मौका है। उन पर कोई दोषारोपण पार्टी के अंदर से भी कुछ नहीं होगा। नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की नहीं, अभी जो केस है उसके बारे में मैं आता हूँ और बाकी सवालों पर। तो उन पर कोई सरकार पर भी संकट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 8 ही आप कह रहे हैं कि सीरियस चार्जेज हैं, अगर 8 को वो मंत्रिमंडल से हटा देते हैं तो एमपी तो रहेंगे ना,
उनके पार्टी पर तो कोई खतरा नहीं है, कोalition का कोई जो मजबूरी होती है वैसी तो कुछ नहीं है। तो एक उनको नज़ीर पेश करनी चाहिए बड़ी पार्टी होने के नाते। अब आप कह रहे हैं कि देखिए होता क्या है कि देखा देखी होता है कि भाई जो बड़ी पार्टियां हैं, मेन अपोजिशन है, रूलिंग पार्टी है, तो वो शेर दे रहे हैं तो उस पर हम सवा शेर उम्मीदवार दे रहे हैं, शेर सवा शेर हम कह रहे हैं कि इन पर इतने मुकदमे हैं तो उस पर इतने हैं, वो इतना दबंग है, वो 19 है तो ये हमारा 21 रहे। इस तरह का कंपटीशन होता है। तो प्रधानमंत्री जी को ये अवसर मिला है। ये सब काम शुरुआत में ही होता है, बाद में आदमी फंस जाता है कई तरह की चीज़ों में। तो अभी उनके लिए हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनहरा मौका दिया है कि अभी दें, उनकी जय जयकार हो जाएगी। इसमें 8 मंत्रियों को कम से कम, वैसे तो 14 को हटाना चाहिए, लेकिन कम से कम पहल करके 8 को मंत्रिमंडल से बाहर करें तो दूसरी पार्टियों को भी ये दबाव बन जाएगा। और अभी वो पहल करने की स्थिति में हैं और बड़ी बड़ी बातें भी की हैं उन्होंने। नहीं तो वो अगर वो पहल करेंगे नैतिकता तो की, वो अगर पहल करेंगे तो आपके यहाँ जो 58 विधायक जीत कर आए, जिन 118 में से 58 पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, जिनमें से कई मंत्री हैं। देखिए शुरुआत आप क्यों नहीं कर देते? आप क्यों नजीर पेश नहीं करते? वही बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। हम वही बात कह रहे हैं। अभी जो पेश है, अभी जो प्रधानमंत्री को उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंगित करके कहा है, तो अभी उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों को ये नजीर के रूप में देना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बात नैतिकता का बड़ा बड़ा पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को, उनके लिए एक अच्छा मौका है। गोयल साहब, घूम फिर कर तमाम दल आपकी तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई नई सरकार है, नए तरीके की चेहरे की बात हो रही है, नई कार्यशैली की बात हो रही है। 18 सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस की बात सामने आ रही है, जो आंकड़े हैं अलग अलग संस्थाओं की ओर से। क्या वाकई एक अच्छी पहल के तौर पर इसे सरकार कर सकती है, या फिर दबाव की ही राजनीति अगर कहा जाए, जैसे कि अली अनवर साहब कह रहे हैं कि भाई पहले वो करें तो उसके बाद बाकी सोचेंगे, यानी कि दबाव बढ़ेगा अगर कोई भी एक पहल करता है तो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लिया है और ये पार्टी पॉलिटिक्स का मकसद नहीं है। इसमें सबको मिलकर इस बात पे सोचना चाहिए कि भाई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग नहीं आए। पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर देता हूं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं कहा कि भाई पूरे पार्लियामेंट के अंदर और पूरे विधानसभाओं के अंदर अगर कोई भी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा हम अपील करेंगे कि 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन लोगों को दूध का दूध पानी का पानी उनके केसेस का कर दिया जाए, ताकि जो लोग निर्दोष हों वो बच जाएं और जो निर्दोष नहीं हैं, अपराधी हैं, वो लटक जाएं। जी, ये पहल किसी और ने नहीं की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। दूसरी बात यह है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं केवल एमपीज और एमएलएज क्यों, बाकी सबके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, क्यों नहीं? तो उसके लिए हमारा जवाब यह है कि कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी और ये लोग देश के महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको लोग सामने रख के चलते हैं, ये लीडर्स हैं, तो पहले इनका फैसला हो जाए ताकि जो गलत लोग हैं उनकी छटनी हो जाए, उनकी सीटें खाली हो जाएं। तो पहले तो मैंने आपको एनडीए का ये बताया। दूसरी बात यह है कि दर्शक गुमराह नहीं हो, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि ये जिन मंत्रियों की ये बात कर रहे हैं उन मंत्री में किसी के ऊपर रेप का, कोई बलात्कार का, कोई डकैती का, किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है। सबके ऊपर पॉलिटिकल टाइप के केसेस हैं। उन पॉलिटिकल टाइप के केसेस के अंदर आज के समय में जहां अलग अलग सरकारें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग करती हैं केसेस बनाने के लिए, वो भी शामिल हो सकती हैं। और यह भी हो सकता है कि विजय गोयल जाकर कहीं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, उसके ऊपर एक केस बन गया, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पता नहीं विजय गोयल कितना बड़ा अपराधी है। तो ज्यादातर इनके ऊपर राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं। मैं इसलिए कांग्रेस के कौन से नेता इसके अंदर शामिल हैं, किन किन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कौन कौन के ऊपर केस सीरियस हैं, कौन 84 दंगों के हैं, कौन दूसरे के, मैं इस डिबेट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सबके सोचने की बात है। और मैंने अपने बात में शुरू में ही ये रख दिया कि प्रधानमंत्री बिना किसी के कन्विक्ट हुए भी अगर इस बात को समझते हैं कि ये मंत्री ठीक नहीं है या ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है, चाहे उसको कन्विक्शन नहीं भी हो, तो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर उनको ये लगता है कि केवल चार्जेस हैं, प्रूफ नहीं हुए हैं, आदमी इनोसेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको मंत्री ना बनाए, वो उसको मंत्री बना सकते हैं। तो मेरा इन पैनल से कहना है कि इसको पार्टी
पॉलिटिक्स से, दलदल राजनीति से ऊपर उठकर इसको देखना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं है। मुझे यहां गिनवाने की जरूरत नहीं है कि नहीं गोयल साहब, बिल्कुल ये ठीक है, सभी दल इस पर सहमत दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति के इस गंदे दलदल की सफाई का शुरुआत, इसका श्रीगणेश कौन सी पार्टी करेगी? क्यों दूसरे का मुंह या मुंह ताकने की बात हो रही है? क्यों खुद पहल क्यों नहीं हमारी पार्टी करेगी? ये सबसे पहले तो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार ने की है, जिसमें उन्होंने कहा ये सब लोग उसका स्वागत करें और कहें कि हाँ, सबके केसेस 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिए जाएं। सबको यूनानिमस तरीके से इस बात को कहना चाहिए। तो मैं समझता हूं सबसे पहले शुरुआत हम ही करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बार बार अपने चुनावी में भी किया था, इसके पार्लियामेंट में भी, कैबिनेट में, किसी भी राज्य या केंद्र में कैबिनेट में अगर कोई भी दागी मंत्री है तो उसको क्यों नहीं हटाया जा सकता कि जब तक आप क्लियर होकर नहीं आते आप रहिए? एक अच्छी नजीर पेश होगी। मैं तुलसी साहब आपको शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार जब राजनीति के अपराधीकरण की बात होती है तमाम दल सहमत दिखते हैं किस तरह के कदमों की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह एक तरीके से उसकी मंशा क्या है और आम जनता की मंशा भी कुछ इससे अलग नहीं है। ऐसे में तुलसी साहब किस तरह के प्रावधान आपको दिख रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट इसका नतीजा हो सकता है, उसके जरिए हम बेहतर करेंगे, या फिर जिस विवेक की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की, क्या वाकई उसके जरिए हम इसकी सफाई होते देख पाएंगे? तुलसी जी आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ गए। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची। अनवर साहब, जो सवाल मेरा गोयल साहब से था, क्यों हम हर राजनीतिक दल, सरकार जिसकी है, वो दूसरे का मुंह ताक रहा है इस मसले पर? क्यों खुद पहल करके जनता के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं दे सकता क्या? नहीं, देखिए, अभी मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, मुख्यमंत्रियों के और कोर्ट ने फराहम करा दिया है। देखिए, अंदर का भी संकट होता है, इस तरह के मामले ऐसे होते हैं कि अंदर से भी संकट होता है। अगर अपने वो कोई कार्रवाई करते तो उनके पार्टी में भी संकट पैदा हो सकता था, लेकिन अभी कोर्ट ने उनको कहा है इंगित करके, अभी वो कोई भी कार्रवाई करेंगे तो उनके पार्टी में भी कोई इसके खिलाफ नहीं आ सकता है और कोई उनकी सरकार पर भी नहीं खतरा है। कई लोगों को देखिएगा कि कुछ कार्रवाई करेंगे तो उनकी सरकार पर खतरा आ जाएगा, उनकी पार्टी टूटने, इनमें ऐसा कुछ खतरा नहीं। क्या कुछ इस तरह अगर विल पावर हो, अगर वाकई ये चाहते हो कि राजनीति में की जो गंदगी है, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उससे मुल्क को निजात दिलाना है, तो अभी इससे बढ़िया मौका दूसरे ने दे दिया है मौका सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो इनको अगर नहीं ये किया तो ये समझ लीजिए कि फिर तो इनका भी मैंने समझ लीजिए कि इन पर भी संदेह और बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि वाकई ईमानदारी है कि नहीं इनके बात में। तुलसी साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो, जब इस मसले की बात आती है इस नेक सलाह को अमल में लाने की, तो हर दल दूसरे दल की तरफ उंगली उठा के कहता है कि पहले वो शुरू क्यों नहीं करता। उपाय ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जो 2 साल की सजा का प्रावधान, उससे बड़ी सजा अगर मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसको बाहर कर दिया जाए। क्या यही एक प्रावधान आपको दिखता है कि कानूनी डंडे के बिना विवेक का इस्तेमाल मुमकिन नजर नहीं आता है इस सफाई को लेकर? नहीं, मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि सिर्फ क्योंकि चार्जशीट हो गई है या चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो सांसद को डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए मंत्री बनने के लिए जी। क्योंकि जो चार्जशीट होती है वो सिर्फ ओपिनियन होती है एक सब इंस्पेक्टर की, और जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जशीट के बिना के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। उस वक्त कोई भी अपना पक्ष रख नहीं सकता है अदालत के सामने। तो जो संविधानिक स्थिति है वो सही है कि जब तक कन्विक्शन ना हो, दोषी करार ना दिए जाएं और सज़ा ना हो जाए, तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि एक सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री बुलाएं और उसमें कम से कम कुछ केसेस तो ऐसे हों कि रेप का केस है, मर्डर का केस है, दंगा करप्शन का केस है, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन उसका केस है। ऐसे केसेस में तो कम से कम ये सर्वसम्मति से डिसाइड किया जाए सभी पार्टीज द्वारा
कि ऐसे इंसान को मंत्री न बनाया जाए, क्योंकि सवाल ये है कि कानून के मुताबिक जिसके खिलाफ मुकदमा चलता है उसको सरकार में भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मुकदमा जब चल भी रहा है, अभी दोषी नहीं है, तो क्या ऐसे केस में जो मंत्री हैं वो अपनी मॉरल अथॉरिटी वील्ड कर सकेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अथॉरिटी कैसे होगी उनकी अगर किसी के खिलाफ मर्डर का केस है, रेप का केस है, तो किस तरह से वो जनता के सामने जाके अब एज ए मिनिस्टर, नॉट ओनली एज ए मेंबर, वो लॉ मेकर के लिए भी लॉ ब्रेकर होना बहुत सीरियस बात है। मगर इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक बुला के कुछ केसेस में सहमति की आवश्यकता है। जी गोयल साहब, बहुत अहम बात कही तुलसी साहब ने कि भाई जिस तरीके का हमारे संविधान ने हर किसी को एक अधिकार दिया है और उस अधिकार की रक्षा के लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं, संवैधानिक प्रावधान भी हैं। अब असल में लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई शख्स जिसका केस 10 से 15 साल तक चलता रहता है, इस दरमियान वो मंत्री बना रहता है और 15 साल के बाद उसे सजा होती है, तो उस 15 साल के कार्यकाल का क्या होगा, उसके साथ क्या इंसाफ माना जाएगा? ऐसे में जो तुलसी साहब का सुझाव है कि एक ऑल पार्टी मीट हो और उसमें कम से कम ऐसे मसलों में या कुछ खास चिन्हित किए जाए मसले जिसका फास्ट ट्रैक से फैसला हो, और या फिर कुछ गंभीर मामलों को लेकर साफ करें पार्टियां कि भाई इसमें एक मत है, कम से कम इनको लेकर मंत्री ना बनाया जाए अगर आरोपी भी है तो। और मैं समझता हूं कि तुलसी जी एक वरिष्ठ वकील हैं और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं वो अच्छे हैं। और एक बात उन्होंने बड़ी सही कही है कि खाली चार्जेस के आधार के ऊपर किसी को भी पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको कन्विक्शन नहीं हो। और सर्वदलीय बैठक की भी उनकी बात ठीक है, पर मैं फिर उसी बात पे जोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि भाई हमारे मंत्रिमंडल में कम से कम कोई अपराधी छवि के मंत्री नहीं होंगे, और मैं नहीं समझता कोई राजनीतिक मुकदमों को छोड़कर किसी के ऊपर भी कोई गंभीर किस्म का किसी प्रकार का कोई मुकदमा है जहां तक इसका सवाल है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, क्या वो राजनीतिक है? श्री नितिन गडकरी जी को आपने दूसरा टर्म नहीं दिया केवल आरोपों के आधार पर, तो अब उनके ऊपर आरोप तो अभी भी हैं लेकिन वो मंत्रिमंडल में हैं। आपके पास 8 और ऐसे मंत्री हैं जिनके प्रति गंभीर आरोप हैं उनके खिलाफ। नहीं, आप रेप का आरोप है पर जाते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है। पहली बात का आरोप है, मर्डर का आरोप है, मेघवाल जी के यहाँ गैंग रेप का आरोप है, तो एकदम शर्मनाक बात है। आप दोनों बातें कैसे कह रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे जो चार्जेस हैं और अगर कन्विक्शन नहीं है तो उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अभी आप कह रहे हैं केस हैं। मैं ये कह रहा हूं ये जिस तरह के भी केस हैं उसमें राजनीति इन्वॉल्व है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब उसके ऊपर आएगा। किंतु जो बोलने वाले लोग हैं उनको नहीं मालूम है कि भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे पिछली सरकार के मंत्रियों के ऊपर थे और कितने लोग उनके जेल के अंदर गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का, 2G का घोटाला, कोयला जी के घोटाले जो आज तक चल रहे हैं वो घोटाले कहां पर हुए थे? पर मैं उसकी चर्चा में नहीं जा रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। गोयल जी, आप उस चर्चा में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो विषय आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। अमीन जी, मैं फिर मुद्दे पर लौट रहा हूं। इस चर्चा को हम फोकस रखें। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है क्योंकि वो तो जाहिर है कि एनडीए के लिए कंफर्टेबल है। करप्शन का इशू आपके लिए कंफर्टेबल है। करप्शन पर एक दिन और बड़ी डिबेट कर ली जाएगी। करप्शन जैसे करप्शन होता है आपके लोगों को प्रमोशन मिल जाता है। येडियुरप्पा जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। अमीन साहब, आप इस बात के लिए तैयार हैं? इस चर्चा को फोकस करते हुए क्यों वक्त आप इस बात के लिए तैयार हैं कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाए और 1 साल के अंदर उसके नतीजे आ जाएं? बोलिए, आप तैयार हैं? बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा है कि प्रधानमंत्री के विवेक पे छोड़ दिया जाए, बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे तो हम ऑफ कोर्स सहमत हैं, उसमें कोई आड़ नहीं है। अभी आड़ मत लीजिए। आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि लोकपाल ने उनको कन्विक्ट किया है, आप उनको प्रमोशन देके वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। मैं आप दोनों लोगों से निवेदन करूंगा कि हम जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहें और जिस रास्ते की बात हो रही है उसी के इर्द गिर्द अगर चर्चा हो तथ्यों के आधार पर तो बेहतर रहेगा। वक्त खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं एनडीए की सरकार में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसके ऊपर किसी गंभीर कोई आरोप हो और किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुई है। गोयल साहब यही मानकर चलिए। गोयल साहब, मैं पॉइंट बता रहा था, देखिए जो आंकड़े हैं जो हलफनामे दाखिल किए जाते हैं उसके हिसाब से 8 लोगों पर सीरियस चार्जेस हैं। हर पॉलिटिकल जो शख्सियत वो यही कहती है कि मामले राजनीतिक हैं, और हो भी सकता है कई बार हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है 1% अगर हम मान लें कि इस तरह की ये बेबुनियाद बातें हैं
तब भी हमें कुछ तय करना होगा एक नए रास्ते की ओर, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है। अब सवाल यह कि राजनीतिक दल और सरकारें अपने विवेक के आधार पर रास्ता क्या चुनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर अपनी राय रखने के लिए। और यह थी हमारी आज की पहली खबर।